वेलकम टू आरएलबी एग्रीकल्चर क्लासेस। मैं आपकी प्रियांशी मैम और आज हम अपना सेकेंड लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम पढ़ेंगे एटमॉस्फेयर के बारे में, उसके कंपोजिशन के बारे में, एक्सटेंट के बारे में और इसके स्ट्रक्चर के बारे में। और हर बार की तरह मैं आपके लिए लेके आई हूँ कुछ बोनस पॉइंट। ये वीडियो सभी बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है जो 12th में है, यूजी में है या फिर पीजी में या फिर सीयूटी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अदर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आपको 3 टर्म्स के बारे में बताना चाहूंगी जिसमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। पहला जो हमारा टर्म है वो हमारा सब्जेक्ट ही है जिसको हम लोग कहते हैं मिट्रोल मिटियोलॉजी। बहुत सारे बच्चे इसको मेट्रोलॉजी बोलते हैं। ये मेट्रोलॉजी नहीं होता, ये होता है मिट्रियोलॉजी जो कि हमारा सब्जेक्ट है। ये इसके अंतर्गत इसका मतलब होता है हम किस चीज का अध्ययन करते हैं। तो मिट्रियोलॉजी का मतलब होता है साइंस दैट डील विद द एटमॉस्फेयर एंड इट्स फिनोमेना इंक्लूडिंग बोथ वेदर एंड क्लाइमेट। वो मौसम विज्ञान जिसके अंतर्गत हम एटमॉस्फेयर अपने वातावरण और उससे रिलेटेड जो भी उसके फेनोमेनाज होते हैं जैसे कि हमारा वेदर या क्लाइमेट, इन सब का अध्ययन करते हैं। साथ ही साथ हम उसमें क्लाइमेटोलॉजी का भी अध्ययन करते हैं जिससे हमें वर्षा के पूर्व अनुमान की जानकारी हो सकती है। मैं इसकी परिभाषा आपके लिए लिख देती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहेगी। मीन्स साइंस दैट डील्स विद क्लाइमेट, अर्थ साइंस। क्लाइमेटोलॉजी एंड एटमॉस्फेयर एंड इट्स रिलेटेड फिनोमेनास। तो जो हमारा सब्जेक्ट है उसका नाम है मीटरियोलॉजी जिसके अंतर्गत हम मौसम से संबंधित जानकारी को अर्जित करते हैं और हमारे एटमॉस्फेयर के बारे में हम पढ़ते हैं। और दूसरा टर्म हमारा आता है मेट्रोलॉजी जिसको ज्यादातर लोग हमारे सब्जेक्ट को ही मेट्रोलॉजी बोलते हैं। मेट्रोलॉजी का मतलब होता है साइंस ऑफ मेजरमेंट। हम जो मेजरमेंट करते हैं उसका अध्ययन हम मेट्रोलॉजी में करते हैं। साइंस ऑफ मेजरमेंट embracing both experimental and theoretical determination। मैं आपके इसकी भी डेफिनेशन लिख देती हूँ। साइंस ऑफ मेजरमेंट both experimental and theoretical determination। तो देखा आपने कि मीटरियोलॉजी और मेट्रोलॉजी में कितना ज्यादा अंतर होता है, दोनों एक दूसरे से कतई रिलेटेड नहीं है। फिर तीसरा टर्म आता है हमारा मेट्रोइड्स। Science that deal with the macroids and microids. It is closely connected to cosmochemistry, mineralogy and geochemistry। इसके बारे में हम लोग जो भी चीजें हमारी स्पेस में घटित होती हैं उसके बारे में हम इसमें अध्ययन करते हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट तो हमारे मेट्रोलॉजी से बिल्कुल ही डिफरेंट है। इसमें हम लोग स्टडी करते हैं साइंस विच डील विद meteoroids, closely connected with कॉस्मोकेमिस्ट्री, जिसमें हमारा जियो केमिस्ट्री भी आ जाता है।
जो भी हमारे स्पेस में चीजें घटती हैं, घटनाएं घटती हैं, उसका अध्ययन हम मेट्रो साइट्स में करते हैं। तो ये 3 हमारे टर्म्स थे। अब हम लोग पढ़ लेते हैं एटमॉस्फेयर क्या होता है। जैसे कि आप सभी बच्चे जानते हैं कि हमारा एटमॉस्फेयर जो होता है, वो 3 तरह के स्फेयर से मिलके बना होता है। और एटमॉस्फेयर जो है हमारे अर्थ के चारों तरफ अर्थ को चारों तरफ से कवर किए रहता है। ऐसे समझिए जैसे हमारी ये अर्थ है, ये 3 साइड से कवर है। पहला हाइड्रो मतलब वाटर, दूसरा लिथो मतलब कि लैंड, और तीसरा है एटमॉस्फेयर, जिसको कि हम बोलते हैं वातावरण। तो हमारी जो अर्थ सरफेस है वो 3 तरह के स्फेयर से कवर होके भी बनी है। इसके बिना, इन तीनों चीजों के बिना हमारी अर्थ का बनना ही पॉसिबल नहीं है, या फिर ये कह लीजिए कि वहां पे जीवन यापन ही पॉसिबल नहीं है। ह्यूमन को सरवाइव करने के लिए पानी भी चाहिए, भूमि भी चाहिए और एटमॉस्फेयर भी चाहिए, ताकि वो अपना सांस ले सके और बाकी अपनी चीजों को जीवन यापन कर सके, अपनी फसल लगा सके, खाने पीने की जरूरतों को पूरा कर सके। अब आखिरकार हम देखते हैं कि एटमॉस्फेयर क्या होता है। Atmosphere is the physical mixture of gases which surrounded the earth from all sides. Atmosphere is the physical mixture of gases which surrounded the earth from all sides. मैंने आपको बताया कि जो अर्थ होती है वो चारों तरफ से एटमॉस्फेयर से कवर होती है, और यहाँ पे बहुत सारे मिक्सचर्स का जो गैसेस का कॉम्बिनेशन होता है। अब हम इसके कंपोजिशन की बात कर लेते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सी गैसेस होती हैं। तो यहाँ पे जो होता है मिक्सचर्स ऑफ मैनी गैस, बहुत सारी गैसेस का यहाँ पे मिक्सचर होता है। मेजॉरिटी है हमारे एटमॉस्फेयर में। पहली है हमारी N2 मतलब नाइट्रोजन, ये 78% तक इसका क्षेत्रफल है। फिर हमारी O2 ऑक्सीजन की बात कर ले जो 21% है। और फिर हमारे अदर्स जितनी भी रिमेनिंग गैसेस हैं उनका यहाँ पे इनकी अपेक्षा कम परसेंटेज है। जैसे हमारी आर्गन हो गई या CO2 हो गई, इन सब गैसेस का यहाँ पर उपस्थिति कह सके तो नाइट्रोजन और O2 की अपेक्षा बहुत ज्यादा कम है। हम इनके वेट की बात कर लें तो नाइट्रोजन का जो वेट है वो 75.527% वेट है। ऑक्सीजन की बात कर लें तो इसका 23.134%। इसके अलावा हमारी अदर गैस में हमारी आ जाएगी आर्गन, जिसका कवर होता है 0.93% और इसका वेट होता है 1.282। इसके बाद हमारी CO2 है 0.033%। इसका वेट होगा 99.997%। तो ये होता है सारी जो भी ऑक्सीजन वहां पे अवेलेबल होती है, इन सबका एरिया, जितना भी अर्थ में इनका कंट्रीब्यूशन है, कंपोजिशन है, और साथ ही साथ इनका वेग। इसके अलावा हमारी कुछ गैसेस और होती हैं जैसे कि नियॉन हो गई, उसने 18 PCM एरिया कवर कर रखा है। इसके बाद है हमारा हीलियम 5.2 ppm सॉरी। इसके बाद है मीथेन 1.8 ppm, और फिर हमारी नाइट्रस ऑक्साइड 0.3 PCM।
इसके अलावा बहुत सारे गैसेस, जैसे हमारा हाइड्रोजन हो गया 0.5 पीसीएम, और हमारा वाटर वेपर हो गया 0 से 4% तक। मैं आपको एक इंफॉर्मेशन बताना चाहूंगी कि जो हमारे अर्थ से, नोट डाल के कहीं पे आप लोग नोट करें, जो अर्थ से हमारे जो एटमॉस्फेयर की डिस्टेंस होती है, ये लगभग 150 किलोमीटर होती है। हमारी अर्थ से एटमॉस्फेयर की जो डिस्टेंस होती है वो 150 किलोमीटर तक की मेजर की गई है। कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है डिस्टेंस बिटवीन अर्थ टू एटमॉस्फेयर, तो वो आपकी 150 किलोमीटर रहती है। अब हम बात कर लेते हैं एक्सटेंट की। एक्सटेंट ऑफ एटमॉस्फेयर, तो हमारा एटमॉस्फेयर का क्या एक्सटेंट है उसको देख लेते हैं। द डिक्रीज इन the decrease of air density altitude is so rapid that half of the atmosphere lies with in 5.5 kilometer and about 75% lie with in 11 किलोमीटर। इससे आपको क्या पता चल रहा है कि जैसे जैसे हम लोग ऊंचाई पे जाते जाएंगे वैसे वैसे हमारे एयर की जो डेंसिटी होती है वो कम होती जाती है, और जो हमारा हाफ ऑफ द एटमॉस्फेयर है वो 5.5 किलोमीटर पे लाई करता है, और बचा हुआ जो 75% होता है वो 11 किलोमीटर पे मिल जाता है। तो इससे आप लोग ये मत समझिए कि अगर हमारा एटमॉस्फेयर की एक लिमिट है, एक बंदिश में वो बंधा हुआ है कि अगर एक पतली सी परत है जो कि अगर एटमॉस्फेयर इधर गया या उधर गया तो एटमॉस्फेयर खत्म, ऐसा कुछ भी नहीं कि एटमॉस्फेयर एक दायरे में बंधा हुआ है कि अगर इससे अगर बाहर निकला तो उसकी सीमा खत्म, इससे अंदर आया तो उसकी सीमा खत्म, ऐसा कुछ नहीं, कोई भी बाउंड्री लाइन नहीं है। बस इसका यही मतलब होता है कि अर्थ की जो सरफेस है वो आप जितना इसके ऊपर जाते जाएंगे उतना ही ज्यादा एयर की डेंसिटी लगातार कम होती जाएगी। तो जब हम देखते हैं कि हमारे चारों तरफ से एटमॉस्फेयर है और उसका 50% जो डेंस पार्ट है वो सिर्फ 50% डेंस पार्ट वो सिर्फ 5.5 किलोमीटर तक ऊपर जाने पे वहीं पे समाप्त हो जा रहा है, उसी के अंदर ही रह जा रहा है, और बचा हुआ जो 75% पार्ट होता है डेंस एटमॉस्फेयर का डेंस एटमॉस्फेयर का वो आपका 11 किलोमीटर पर ही समाप्त हो जा रहा है। तो इससे ये पता चलता है कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे वैसे वैसे जो हमारी एयर की डेंसिटी है वो कम होती जाएगी। तो ये था हमारा एक्सटेंट ऑफ एटमॉस्फेयर। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर की। स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, जैसे कि आप सभी को दिख रहा है कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसकी कुछ लेयर्स होती हैं। तो सबसे पहले आसान तरीका बताते हैं आपको याद करने का, TSMTE। TSMTE को आप याद रखेंगे तो आपको आपके जो सीक्वेंस है स्फीयर्स का वो मेंटेन रहेगा। पहला हमारा आता है, सबसे पहला हमारी लेयर है, आपको इस फिगर में दिख रहा होगा, जिसका नाम है ट्रोपोस्फेयर। इसके बारे में हम लोग अभी ब्रीफ में पढ़ेंगे। दूसरी हमारी जो लेयर है वो है स्ट्रेटोस्फेयर। थर्ड वन इज मेसोस्फेयर। फोर्थ इज thermosphere, and fifth is exosphere। तो ये हमारी जो एटमॉस्फेयर है इसकी 5 स्फीयर्स में इसको क्लासिफाई किया गया है। ठीक, अब हम देख लेते हैं कि आखिर हमारा ट्रोपोस्फेयर में क्या क्या चीजें होता है। तो ट्रोपोस्फेयर से मतलब ही आपको समझ में आ रहा हो कि सबसे लोएस्ट पार्ट होता है ये हमारे एटमॉस्फेयर का।
नीचे की सतह, निचली सतह होती है, जिसमें हम लोग, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे लैंड भी नजर आ रही है, जिसमें हम लोग इजिली सर्वाइव करते हैं। हम लोग यहीं पे ही, इसके थोड़ा सा नीचे हम लोग रहते हैं, यहाँ पे हमारी लैंड मिल जाती है आपको। ट्रपोज का मतलब ही होता है मिक्सिंग ऑफ गैसेस, बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये जो सतह होती है आपकी, ये एक डेंस एटमॉस्फेयर, मतलब डेंस गैसेस के फॉर्म से मिलके आपको से बनी होती है। लोएस्ट पार्ट होता है पहला, तो हम देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता देते हैं जो कि आपको याद रखना जरूरी है, इससे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। लोअर पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर इन विच विल लिव, जहां पे हम लोग रहते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पे बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर होता है, जो कि गैस जो होती है वो हमारे एटमॉस्फेयर के बहुत ही डेंस हिस्से में बनती है। और हमारा स्फेयर का मतलब होता है रीजन, या फिर ऐसा एरिया जहां पे गैसेस का मिक्सचर पाया जाता है, तो वो हमारा कहलाता है ट्रोपोस्फेयर। यहाँ की जो एवरेज हाइट होती है वो होती है 14 किलोमीटर फ्रॉम सी लेवल। जब भी हम कोई भी हाइट लेते हैं, सबसे पहले समुद्र की सतह से मानते हुए चलते हैं। 14 किलोमीटर फ्रॉम सी लेवल। दूसरा है हमारा 18 किलोमीटर फ्रॉम इक्वेटर। देन है 7 to 8 किलोमीटर फ्रॉम पोल। देर इज अ हाई कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर वेपर, यहाँ पर बहुत ज्यादा हाई कंसेंट्रेशन में वाटर वेपर्स पाए जाते हैं। देर इज हाई कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर वेपर एंड aerosols. That why cloud, thunderstorms, cyclone occur here. यही रीजन है कि यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे हाई कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर वेपर होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे बादल बनते हैं और आपका बिजली कड़कती है और आपका तूफान आता है। जो सारी एक्टिविटीज यहाँ पे होती हैं, इसी सारे फिनोमेना की वजह से यहाँ इस सतह को बोला जाता है सीट ऑफ वेदर फिनोमेना। ये पूछा जाता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कि सीट ऑफ वेदर फिनोमेना किसको कहते हैं, तो आप बता सकते हैं कि ट्रोपोस्फेयर को सीट ऑफ वेदर फिनोमेना कहते हैं। इसे कुछ अदर फीचर्स ये होते हैं कि यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है, जैसे जैसे आप ऊंचाई पे जाते जाते हैं, वैसे वैसे टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होता चला जाता है एट अ मीन लेप्स रेट, जो कि होता है मीन लेप्स रेट यहाँ आपका होता है 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। जैसे जैसे ऊपर जाते जाते वैसे वैसे पर किलोमीटर के हिसाब से 6.5 डिग्री सेल्सियस का जो आपका लेफ्ट रेट टेम्परेचर होता है वो यहाँ पे डिक्रीज होता चला जाता है। इसके बाद ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में एक सतह बनती है जिसे हम कहते हैं शैलो। इस लेयर का क्या काम होता है कि ये आपका ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में एक डिफरेंस क्रिएट करती है, मतलब इनमें एक सतह पतली सी लेयर बना देती है। शैलो लेयर separating it from stratosphere is known as, जिसको कहा जाता है is known as ट्रोपोपॉज। पॉज से समझ में आ रहा होगा ना, रुका हुआ बीच में। इसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर देखते हैं। अर्थ के से लेकर के जो स्ट्रेटोस्फेयर की जो दूरी होती है, हाइट होती है, वो लगभग होती है जो हमारे 50 से 55 किलोमीटर। इस सतह को शीट ऑफ
फोटोकेमिकल के नाम से भी जाना जाता है। फोटोकेमिकल रिएक्शन। जितनी भी लाइट की रिएक्शंस होती हैं वो सारी इसी सतह पर परफॉर्म होती हैं। यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है बढ़ता जाता है क्योंकि प्रेजेंस ऑफ ओजोन लेयर, यहाँ पे ओजोन लेयर की वजह से ज्यादा यूवी रेस का एब्जॉर्प्शन होता है, जिसकी वजह से जैसे जैसे ऊपर जाता जाता है वैसे वैसे टेम्परेचर इसका हाई होता जाता है। अब यही फर्क है कि ट्रोपोस्फेयर में टेम्परेचर कम होता है और स्ट्रेटोस्फेयर में टेम्परेचर हाई होता है। इसको शीट ऑफ फोटोकेमिकल्स रिएक्शन भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे जितनी भी लाइट की रिएक्शंस होती हैं वो सब इसी सतह के अंदर होती हैं। हेयर टेम्परेचर आर as usually higher due to presence of ozone layer which absorb the UV rays. Upper upper boundary of this layer is known as स्ट्रेटोपॉज। वहां पे ट्रोपोपॉज था, यहाँ पे स्ट्रेटोपॉज है। मेसोस्फेयर स्टार्ट करने से पहले जो बच्चे सीयूटी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो यूजी के लिए हो या फिर पीजी के लिए, तो उनके लिए यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी हेल्प मैं लेके आई हूँ, जिसमें मैं आपके लिए कुछ लिमिटेड सीख का एक कोर्स लेके आई हूँ। अगर आप मेरे साथ प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें अपने फुल नेम और सिटी के साथ। इसमें मैं आपके लिए लाइव क्लासेस लेके आई हूँ। लास्ट ईयर का हम क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे, मॉक टेस्ट पेपर्स भी रहेंगे और आपके लिए कुछ पीडीएफ में नोट्स भी रहेंगे। यहाँ पे हम 1-to-1 वे इंटरेक्शन भी करेंगे। इसके साथ साथ जो बच्चे अगर पेड कोर्स नहीं कर पा रहे हैं किसी कारणवश, तो वो मेरे यूट्यूब पे जा करके इन लेक्चर्स को भी देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं, साथ ही साथ नोट्स बना सकते हैं, जिससे उनकी बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। अगर वो जीरो पे है तो कम से कम एटलीस्ट 90% तो वो इनसे बेनिफिट पा ही सकेंगे। इस पे प्लेलिस्ट पे आपको मेरे काफी ज्यादा रिकॉर्डेड आपको वीडियोस मिल जाएंगी। अगर आपको अच्छी लगे तो भी प्लीज कमेंट करिए और अगर आपको उसमें कुछ भी खराब लग रहा है तो भी प्लीज मुझे जरूर कमेंट करके मेंशन करिए। चलिए हम लोग वापस अपने लेक्चर पे आते हैं। मिसोस्फेयर। मिसोस्फेयर से ही आप समझ रहे होंगे मिडल पार्ट। यहाँ पे हमारी मिडल पार्ट की बात हो रही है, मिडल पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर। इसका जो एक्सटेंड है वो है 50 से 85 किलोमीटर। टेम्परेचर यहाँ पे स्टार्ट होता है, जैसे जैसे टेम्परेचर राइज होता जाता है वैसे वैसे यहाँ पे जैसे जैसे हाइट ऊपर जाते जाते वैसे वैसे यहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज होता जाता है, क्योंकि यहाँ पे एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है सनलाइट का, इस वजह से यहाँ पे टेम्परेचर हमेशा घटता जाता है। इससे पहले ट्रोपोस्फेयर में टेम्परेचर घट रहा था, फिर स्ट्रेटोस्फेयर में फिर बढ़ा और फिर मेसोस्फेयर में फिर से टेम्परेचर जो था वो कम हो गया। टेम्परेचर स्टार्ट डिक्रीजिंग, टेम्परेचर जो था वो फिर से डिक्रीज हो गया, बिकम अबाउट लगभग आपका इट्स -87 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। बिकॉज ऑफ डिक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट, क्योंकि यहाँ पे सनलाइट जो है उसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता, इसलिए यहाँ पे टेम्परेचर हमेशा डिक्रीजिंग में ही रहता है। इस सतह को ऑल्सो नोन एज चिमोस्फेयर, चिमोस्फेयर के नाम से जानते हैं। इसका मतलब होता है कि यहाँ पे जितनी भी केमिकल रिएक्शंस है, अलग अलग केमिकल रिएक्शंस यहाँ पे परफॉर्म होती है, इसलिए इसको हम चिमोस्फेयर के नाम से बोलते हैं। यहाँ पे पूछा जा सकता है पेपर में कि चिमोस्फेयर की जो प्रोसेस है वो कौन सी पार्ट में
एटमॉस्फेयर के परफॉर्म होते हैं। तो आप बता सकते हैं कि मेसोस्फेयर में परफॉर्म होती है। साथ ही साथ यहाँ की जो अपर लास्ट बाउंड्री जो होती है, अपर लास्ट बाउंड्री उसको कहते हैं मीसोपॉज। अपर लास्ट बाउंड्री को मीसोपॉज के नाम से जानते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि थर्मोस्फेयर में क्या होता है। थर्मोस्फेयर को ही हम आयनोस्फेयर के नाम से भी जानते हैं। इसका एक्सटेंड होता है अप टू 400 किलोमीटर। एटमॉस्फेयर आयनाइज्ड, ये जो आपका पार्ट होता है ये इनरिच होता है आयन जोन से। इनरिच आयन जोन exist in the form of distance ions, distance ionized layer। आयंस का क्या मतलब होता है? जो आइटम होते हैं ना उसके अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन की जो प्रोसेस होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का निकलना या आना, ये लेयर जो होती है ये रिफ्लेक्ट करती है रेडियो वेव्स को। तो जो भी आपकी सैटेलाइट या रेडियो कम्युनिकेशंस होती हैं वो सब इसी स्फेयर में परफॉर्म की जाती हैं। यहाँ पे जब बहुत सारे आयंस ऊपर की तरफ जाते हैं तो फिर वहां से रिफ्लेक्ट करते हैं वो रेडियो कम्युनिकेशंस के रेस को। तो इस वजह से यहाँ पे जो भी आपकी रेडियो कम्युनिकेशंस की सैटेलाइट्स वगैरह है वो सब आपको इसी स्फेयर्स में दिखेगी। और यहाँ पे भी टेम्परेचर जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। This layer reflects radio wave because of multiple reflection and that's why how radio communication is possible। इसी वजह से यहाँ पे रेडियो कम्युनिकेशन जो है वो परफॉर्म हो पाता है। Here temperature gets increased again। यहाँ पे टेम्परेचर फिर से बढ़ जाता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं एग्जॉस्फेयर की। जैसे आपको दिख ही रहा है कि थोड़ा सा आउटर की यहाँ पे बात हो रही है, बाहर की सतह की। इसको हम बोलते हैं आउटर मोस्ट लेयर। ये लाई करती है, इसका एक्सटेंड होता है बिटवीन 400 से 1000 किलोमीटर के आसपास लगभग। और जैसे जैसे इसमें क्या है, जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे वैसे वैसे यहाँ का भी टेम्परेचर एक्सट्रीमली लो होता जाएगा और यहाँ पे ठंड बढ़ती जाएगी। एट सच हाई डेंसिटी of atom in the atmosphere is extremely low। वैसे वैसे जो टेम्परेचर है वो एक्सट्रीमली लो होता जाएगा। यहाँ पे जो दो गैसेस होती हैं हाइड्रोजन और हीलियम, ये आपकी प्रीडोमिनेंट होती हैं। प्रीडोमिनेंट होती है यहाँ पे ये लेयर। ठीक है, ये तो था आपका सारे स्फेयर्स के बारे में आपने यहाँ पे अच्छे से समझ लिया होगा। मुझे लगता है कि सबको बहुत ही अच्छे से स्पेयर्स के बारे में समझ में आया हो।
हर बार की तरह मैं यहाँ आज फिर आपके लिए कुछ बोनस लेके आई हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगी IMD मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के बेसिक के बारे में कि कब से इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ। तो 1864 में कोलकाता में साइक्लोन की वजह से बहुत ज्यादा डिजास्टर हुआ था, जिसकी वजह से 1866 और 1871 में बहुत ज्यादा भूखमरी की स्थिति फैली। और फिर वहां से लोगों ने ये सोचा कि अगर हमारे पास पहले से ही इस साइक्लोन की जानकारी होती तो हम इस भूखमरी जैसी स्थिति से बच सकते थे। तो इसके बाद क्या हुआ, इन 1875 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एस्टैब्लिश किया IMD। IMD की स्थापना हुई, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जिसके अंतर्गत मौसम विज्ञान के सारे काम होते थे। यह हमारी कंट्री में सबसे पहले एस्टैब्लिश हुआ था 1875 में, जो कि सेंट्रल ऑथोराइज्ड था। इसके बाद इसके जो मतलब मेन मेट्रोलॉजिकल रिपोर्टर अपॉइंट किए गए थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, उनका नाम था मिस्टर HF ब्लैंड फॉर्ड। मेट्रोलॉजिकल रिपोर्टर टू द GOI मतलब इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू ये अपॉइंट किए गए थे एज अ मेट्रोलॉजिकल फर्स्ट रिपोर्टर के तौर पे। फर्स्ट डायरेक्टर जनरल, उनका नाम था सर जॉन एलवाइट। ये अपॉइंट हुए थे मई में 1888 को। कोलकाता में इसका हेड ऑफिस क्रिएट हुआ था, वहां पे एट कोलकाता हेड ऑफिस कह लीजिए, या फिर कोलकाता में इसका सबसे पहला हेडक्वार्टर बना था। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मतलब पूछा गया है प्रीवियस एग्जाम्स में कि सबसे पहले हेडक्वार्टर IMD का कहाँ पे स्टैब्लिश हुआ था, तो बहुत से बच्चों ने पूरे टिक लगाया था, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले की बात हो रही थी, तो सबसे पहले आपका आंसर होगा कोलकाता। उसके बाद ये जो हेडक्वार्टर था ये शिफ्ट हुआ था IMD का शिमला में, क्योंकि वहां पे ऐसी कोई समस्या रही होगी। और ऐसा नहीं कि वहां से शिफ्ट होने के बाद इसका खत्म हो गया, वो सारी लेबोरेटरीज आज भी वर्किंग में है। उसके बाद पुणे, और फाइनली इस समय वो न्यू दिल्ली में है, जो कि 2018 में ही वहां पे सेटअप हुआ है। इसको खत्म करने से मैं बताना चाहूंगी WHO मतलब HO नहीं, WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का जो सेटअप हुआ था, इस्टेब्लिश हुआ था, वो हुआ था मार्च में 23 तारीख को 1950 में। आई थिंक आपको मेरा ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा और आपको खासकर बोनस में बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू मेरी वीडियो पूरी देखने के लिए। अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे मुझे भी अच्छा लगेगा और मुझे मोटिवेशन भी मिलेगी, ताकि मैं अपना ये इनिशिएटिव जारी करती रहूं। तो शेयर करो अपने सारे दोस्तों को और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो। चैनल के अबाउट में लिंक इजीली मिल जाएगा। फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। बाय।